नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। नोएडा पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। अपराधी पर संबंधित धारा और आर्म्स एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। तो नोएडा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। दरअसल पुलिस ने इस शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से अब इससे पूछताछ भी हो रही है। लेकिन जब तलाशी इसके पास से ली गई तो एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस इसके पास से बरामद किए गए। तस्वीरों में आरोपी और पुलिस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल शातिर अपराधी ये बताया जा रहा है, जिसको अवैध हथियार रखने के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशानुसार डीसीपी, एडीसीपी के नेतृत्व में पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। यह अभियान सेक्टर 126 क्षेत्र के अंतर्गत निजी यूनिवर्सिटी के आसपास चलाया गया, जिसमें 278 गाड़ियों के चालान और 16 गाड़ियों को टो किया गया। साथ ही साथ सभी वाहन चालकों को निर्देश भी यहां पर दिया गया कि वे यातायात नियमों का पालन करें। ऐसा ना करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और स्थानीय लोगों ने पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई की सराहना भी की। थाना सेक्टर 126 के आसपास यहाँ पर विश्वविद्यालय एवं आसपास रहने वाले जो लड़के एवं लड़कियां हैं, कुछ लोग रहते हैं, युवा रहते हैं, और जिसके कारण यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं हैं, होटल हैं, ढाबे हैं, दुकानें हैं, और कुछ यहाँ पर स्नूकर्स वगैरह गेम के भी प्लेटफॉर्म निर्मित हो गए थे, जिसको देखकर यहाँ पर बाहर के लोग भी आया जाया करते थे और माहौल थोड़ा खराब सा हुआ था। पुलिस कमिश्नर महोदय के निर्देशानुसार यहाँ पर एक सघन अभियान चलाया गया। विगत कई दिनों से अभियान लगातार एसीपी प्रथम के नेतृत्व में चल रहा है। कई दर्जन गाड़ियां सीज की गई हैं, कई सौ वाहन के चालान किए गए हैं जो अवैध तरीके से यहाँ पर पार्क हुए थे, ब्लैक फिल्म में चालान किया गया है। जो होटल और ढाबे अवैध तरीके से चल रहे थे वो बंद हुए हैं। उनके अलावा जो स्नूकर या ऐसे गलत प्लेटफॉर्म पे चीजें चल रही थी वो बंद हुए हैं। जो यहाँ पर हुक्का बार टाइप का चल रहा था वो बंद हुआ है। उसकी जगह पर लोगों ने जूस बेचना शुरू किया गया। यहाँ के जो आम लोग हैं उनके द्वारा भी इसकी प्रशंसा की जा रही है और आपने देखा जैसा कि बता रहे हैं कि ये माहौल ये चाहते हैं कि इसी तरह का रहे। आगामी जो दिनों में हमारी ये टीम लगातार इसी तरह काम करती रहेगी और हम लोग सुरक्षित वातावरण का निर्माण करेंगे। पीजी और मकानों में जो रह रहे हैं लोग, उनका सत्यापन भी किया जा रहा है। हाँ, ये सत्यापन यहाँ कराया जा रहा है। जो भी यहाँ पर बाहर के छात्र छात्राएं या जो कुछ भी रह रहे हैं उसका हम लोग एक डॉक्यूमेंटेशन करवा रहे हैं, उसका एक सत्यापन हम लोग करवा रहे हैं ताकि इस एरिया में जो बाहर के लोग रह रहे हैं उनका एक चिन्हीकरण रहे और उनका हमारे पास एक प्रमाण रहे। कैराना में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। सीएम योगी ने इस दौरान अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। श्रीमती मृगांका सिंह जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी, प्रमोद सैनी जी, रामजी लाल कश्यप जी, परमेंद्र जागड़ा जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री प्रसन्न चौधरी जी, अशरफ अली जी और भारी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, राष्ट्रीय लोक दल के सभी पदाधिकारी और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष पूर्व विधायक तेजेंद्र निर्वाल जी और उपस्थित बहन और भाइयों, आज वासंतीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। जगत जननी मां भगवती की पावन उपासना की तिथि। इस अवसर पर आप सबको मैं हृदय से बधाई देते हुए आपका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, पिछले दिनों मुझे इस क्षेत्र में कैराना की ओर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस समय जब मैं वहां जा रहा था देखा मैंने कि काफी चहल पहल है,
कहीं पेट्रोल पंप लग रहा है, कहीं पे कोई मॉल बन रहा है और भी अन्य बहुत सारी व्यापारिक गतिविधियां चल रही थी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं वहां एक व्यापारिक परिवार के बीच में जाकर के रुका, क्योंकि 2015 में उसी परिवार से एक सदस्य को पहले से कह करके अपराधियों ने उसके बाद निर्मम हत्या कर दी थी। मैंने वहां के पहले व्यापारियों से बात की, वहां के नागरिकों से मैंने बात की और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बताओ कि अब कैसे व्यापार चल रहा है। लोगों ने कहा बहुत अच्छा है, अमन चैन है। मैं उस परिवार से मिलने के लिए गया था और उस परिवार से मिलने के बाद वहां पे मुझे लगभग 10-11 वर्ष की एक बालिका थी, उस परिवार में बैठा था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कहां पढ़ती हो? उसने कहा यही स्कूल में पढ़ती हूं। मैंने कहा कोई डर तो नहीं लगता? कहा अब डर नहीं लगता है, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि मेरे पिता को जिस अपराधी ने गोली मारी थी वो कहीं इधर चौराहे पे दिखाई दिया था। तो मैंने कहा चिंता मत करो, अगली बार उसकी राम नाम सत्य है कि यात्रा ही निकलेगी। अगर अपराधी इस तरीके से घूम करके दहशत पैदा करेंगे तो फिर आने वाली उसकी 7 पीढ़ियां तय करेंगी कि क्या उसके साथ व्यवहार होना है और आने वाले समय में अपराध कैसे होता है। इस अपराध के बारे में उसकी 7 पीढ़ियां सोचेंगी। बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है, बाद में कुछ दिनों के बाद उस मीडिया का एक पत्र मेरे पास आया, कहा हम अब सुरक्षित हैं। बहनों और भाइयों, मैंने देखा गत वर्ष जब सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा का परिणाम आया था, इसी शामली की एक बेटी ने टॉप किया था। पहले ये बेटियां यहां शामली से, किराना से, थाना भवन से दूर, मां बाप से दूर, इतनी दूर जाते थे अपने मां बाप को छोड़ करके, और उनको दूर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन बहनों और भाइयों, आज मुझे अच्छा लगता है जब यहां की बेटियां यहीं पे रहकर और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा में टॉप करती हैं। और जब मैं उन्हें लखनऊ बुला करके सम्मान देता हूं और मैं पूछता हूं कि आप कोई समस्या तो नहीं, वे कहते नहीं, समस्या कैसे, आप तो हम सुरक्षित हैं। बहनों और भाइयों, अभी मैं आ रहा था, मैं ऊपर से देख रहा था, यहां पर भी शामली के अंदर चहल पहल है, प्लॉटिंग कर रहे हैं, कहीं पर मॉल बन रहा है, कहीं पे व्यापारिक कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं। विकास के साथ शामली, किराना, थाना भवन और पूरा शामली जनपद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जुड़ करके एक नया संदेश दे रहा है। बहनों और भाइयों, जो परिवर्तन आज आपको शामली में देखने को मिल रहा है, ये सुरक्षा का हो या समृद्धि का, यह परिवर्तन पूरे प्रदेश में भी है और पूरे देश में भी है। आज पूरे देश के अंदर अगर आप देखेंगे क्या परिवर्तन हुआ, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा, सुरक्षा का बेहतर माहौल देश के अंदर हुआ, बड़े बड़े कार्य आप देखते होंगे। पहले आप दिल्ली जाते रहे होंगे, मेरठ से दिल्ली की दूरी 4 से 5 घंटे लगते थे और आज मात्र 45 मिनट में आप इस दूरी को तय कर सकते हैं। रैपिड रेल में आ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर यहां के नौजवानों के अंदर उनकी सामर्थ्य को देखते हुए प्रदेश का पहला
पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोगों ने इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में दे दिया है। हमारा यहां का नौजवान पारुल चौधरी जैसी बेटी जब ओलंपिक में पदक जीतती है, गोल्ड मेडल जीतती है, तो बहनों और भाइयों, उसने बड़े गर्व के साथ कहा कि मैंने चीन को इसलिए पछाड़ने में मदद की क्योंकि हमारी सरकार ने कहा था कि गोल्ड मेडल लाओगे तो डिप्टी एसपी का पद सीधे सीधे दे देंगे, और हमने उनको नियुक्ति पत्र भी दे दिया है, नियुक्ति पत्र भी दे दिया है। यहां का नौजवान अपनी मेहनत से तो, पढ़ाई से तो नौकरी प्राप्त करेगा ही, खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का जो उसका सामर्थ्य है उसके माध्यम से भी हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ये जो कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो आज प्राप्त होना प्रारंभ हुआ है, चाहे वह राशन की सुविधा गरीबों को मिलने का कार्य हो, चाहे वह 50-60 करोड़ लोगों को देश के अंदर आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ देने का कार्य हो। बहनों और भाइयों, जो उससे छूटे हुए हैं, मेरे पास तो कोई विधायक या पीड़ित भी एक पत्र भेजता है तो मोदी जी ने हर गरीब का अकाउंट खोला हुआ है, मैं सीधे उसके अकाउंट में पैसा भेज देता हूं। भाई उपचार के भाव में कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। बहनों भाइयों, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 10 करोड़ गरीबों को आज रसोई गैस के फ्री में सिलेंडर, 12 करोड़ घरों में बहनों भाइयों शौचालय बनाने का कार्य, और 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, 2.5 करोड़ घरों को फ्री में बिजली का लाभ। ये जो लाभ दिया गया है बहनों और भाइयों, यह कभी नहीं मिला, और पहली बार किसानों को सम्मान किस रूप में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कारण भी, और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर के भी मोदी जी ने दिया। ये जितना भी हुआ है, यह मोदी जी के कारण ये सब सुविधा देश को प्राप्त हो रही है, और इसीलिए लोग आए हैं। तो ये अच्छा दिखाई दे रहा है ना। पहले कर्फ्यू रहता था, महीनों कर्फ्यू रहता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, स्कूल नहीं जा पाते थे। आज बहनों और भाइयों, खराब सरकार थी तो कर्फ्यू लाती थी, अच्छी सरकार आई तो कर्फ्यू तो समाप्त हुआ, लेकिन कांवड़ यात्रा शानदार तरीके से चला दे रही है। जब गलत लोग थे, माफिया और अपराधी को गले का हार बुला करके, दंगाइयों को लखनऊ बुला करके मुख्यमंत्री के आवास पर उनका सम्मान होता था, और सही सरकार आई, माफिया और अपराधी को जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा दिया है। और बहनों और भाइयों, यह भी सुनिश्चित कर दिया कि अयोध्या में तबादला विराजमान होंगे, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान राम राम बोलेगा, और अपराधी को राम नाम सत्य है भी बोलेगा। ये काम एक साथ चल रहे हैं, हम सुरक्षा भी दे रहे हैं, समृद्धि भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं एक बार और कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, हमारा अन्नदाता किसान अब तक 2.5 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोगों ने किसानों को किया। शामली की 2-3 चीनी मिलों में समस्या है, और मैंने कह दिया है, पाई चुकता नहीं तो चीनी मिल का मालिक किसान को हम बना देंगे। एक पाई का चुकता होगा, और इसलिए बहनों भाइयों विश्वास करिए। जब हम लोग आए थे 115 चीनी मिलें भी नहीं चल रही थी, और उसके बाद जब
सुरेश राणा को मंत्री बनाया, इन्होंने नई चीनी मिलों को बनाने का काम किया। 120 चीनी मिलें आज के दिन पे चल रही हैं। 120 में से 105 एक सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान करने में आ गई हैं। 15 चीनी मिलों को हमने नोटिस जारी कर दी है और कह दिया है कि अगर गन्ना मूल्य का भुगतान समय पे नहीं हुआ, पिछला बकाया भी नहीं दिया, तो पाई पाई की वसूली हम लोग करना जानते हैं और किसान, अन्नदाता किसान की कोऑपरेटिव बना करके हम चीनी मिलों को सौंप देंगे। बहनों भाइयों, आज इसीलिए मैं आपके पास कहने के लिए आया हूं, जब अच्छा रहता है तो हमें और भी सतर्क और सावधान होना चाहिए। इसलिए सावधान और सतर्क रहना है, क्योंकि विरोधी कहीं सेंध लगा करके फिर आपकी निश्चिंता का लाभ न ले ले, निश्चिंता का लाभ न ले ले। और बहनों भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं कि कैराना में फिर से भाजपा और राष्ट्रीय लोक दल का एक तो बेहतर समन्वय है। जहां नल होगा वहां तमो तो खिलेगा ही खिलेगा, खिलेगा ना। चिंता करने की आवश्यकता नहीं, विकास के कार्यों की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। गन्ना मूल्य के भुगतान को लेकर के श्री प्रसन्न चौधरी हमारे विधायक है, वो अभी मुझसे कह रहे थे कि ये काम होना चाहिए। मैंने कहा निश्चिंत रहिए, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन ये सारे कार्य तो हम लोग करने के लिए बैठे ही हैं, लेकिन लोकतंत्र ने आपको एक अधिकार दिया है। और ये जो परिवर्तन देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, शामली के अंदर हुआ है, वो ठीक है। आपने आशीर्वाद दिया, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, मोदी जी के नेतृत्व में सारे कार्यक्रम हुए, लेकिन इसका श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आपने ही सही जगह वोट देकर के सरकार चुनी। अच्छे लोगों को चुन के भेजा तो अच्छे निर्णय हो रहे हैं, खराब लोगों को चुन के भेजते हैं, खराब निर्णय होते हैं। ये माफिया और अपराधी बहनों भाइयों किसी के नहीं होते, किसी के नहीं होते। ये लोग लगातार अराजकता पैदा करते हैं, शोषण करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा को खतरा पैदा करते हैं, युवाओं के जीवन को तबाह करते हैं, अन्नदाता किसानों को और गरीबों के घरों में डकैती डालने का काम करते हैं। ये डकैती डालने की छूट इनको नहीं दी जा सकती है, और इसीलिए मैं आज आपकी कहने के फिर से आया हूं। विकास के लिए जिम्मेदारी हमें दे दीजिए, हम लोग उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर देंगे। सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, लेकिन अच्छे जनप्रतिनिधि के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को हमें समझना पड़ेगा, और इसके लिए जाति से ऊपर, पार्टी से ऊपर, किसी भी अन्य भेदभाव से ऊपर उठ करके अगर योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को मिला है। हमने चेहरा नहीं देखा, 4 करोड़ लोगों को मकान मिल गए, किसी की जाति और किसी का चेहरा नहीं देखा। वह गरीब है, पात्र है, किसी भी जाति, मत और मजहब का है, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है, हम उसको पूरा लाभ देते हैं। हर योजना का लाभ उसको मिला है। 80 करोड़ लोग आज फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, अगले 5 वर्ष तक प्राप्त करेंगे। 10 वर्ष में 4 करोड़ लोगों को मकान मिले, और बहनों और भाइयों अगले 5 वर्ष के अंदर 3 करोड़ नए लोगों को मकान देने का आश्वासन मोदी जी ने दिया है। बहनों और भाइयों, अच्छी सरकार आएगी तो अच्छा निर्णय करेगी, और नहीं तो एक कांग्रेस ने तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी अपमान किया, चौधरी साहब का भी अपमान किया, और समाजवादी पार्टी को तो कहना ही किया है। वह तो माफिया और अपराधियों के मरने पर फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। इनको फतिया पढ़ा दीजिए। आपका एक वोट इसके लिए इनको सही जगह पहुंचा देगा, और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए बहनों और भाइयों कि कैराना के पलायन को, जिन लोगों ने कैराना वासियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया था,
हम लोगों ने उनको इस धरती से पलायन कर दिया। अब यहां कोई पलायन नहीं करा सकता, यहां पर कोई पलायन कराने का दुस्साहस नहीं कर सकता। यहां की पहचान को किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं दे सकते। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं शांति का आह्वान करने के लिए आया हूं। हमें मोदी जी को देखना है, देश को देखना है। देश के अंदर जो वातावरण बन रहा है, मैं पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग कर पाते? क्या उम्मीद करते हैं? कल रामनवमी भी है। यहां पे हमारे जो पूर्वज हैं, तब से किसी भी जाति, मत और मजहब का व्यक्ति है, आपसी संबोधन में क्या बोलते थे? राम राम भैया, राम राम जी, यही तो बोलते हैं ना, यही तो बोलते हैं। अब मुझे बताओ, राम के साथ हमारा संबंध किस रूप में? इस रूप में है, हमारा संबोधन ही राम राम हो गया। और बहनों और भाइयों, कल भगवान राम का जन्मदिन, 500 वर्षों तक उनकी जन्मभूमि पर, 500 वर्षों तक उनकी जन्मभूमि पर भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने से वंचित रखा गया हम लोगों को। दर्जनों पीढ़ियां चली गई। हमारी पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है। आज प्रभु के, जिस प्रभु के लिए कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने। तो कैराना से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जहां पर वो लोकसभा चुनाव का प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे। तो वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बीजेपी ने रोड शो का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिरकत की और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोटों की अपील यहां पर उन्होंने लोगों से की। तो उत्तर प्रदेश की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।